हेलो दोस्तों, द करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो जो हम बनाए थे वो उसमें हम देखे थे ओम के नियम के बारे में। उसके बाद जो है सो प्रतिरोध के कुछ प्रॉपर्टीज थे उसको जाना था। जैसे प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है, वो किसी भी चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। उसके बाद हमने देखा था कि क्या प्रतिरोध जो होता है वह किसी चालक के क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के जो विद्युत कर्मानुपाती होता है। उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो किसी भी चालक का रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। तो आज हम देखेंगे जो है सो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में कैसे संयोजन करते हैं। इस चीज को बारी बारी से देखेंगे और आप लोग इसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, प्रतिरोध का संयोजन जो होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है हमारा श्रेणी क्रम में और दूसरा होता है समांतर क्रम में। ठीक है। अब हम इन श्रेणी क्रम के संयोजन और समानांतर क्रम, जिसे पार्श्व समूहन भी बोलते हैं, इन चीज को हम बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रेणी क्रम का संयोजन कैसे होता है। तो फर्स्ट में ले ले श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद समझेंगे जो कैसे होता है। तो इसका फिगर देखते हैं क्या होता है। मैंने ये तीन प्रतिरोध 1, 2 और 3 प्रतिरोध क्या कर लिया, श्रेणी में संयोजित कर लिया। यानी एक दूसरे से क्या कर लिया, आपस में कनेक्ट कर लिया। ठीक है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको एक बैटरी से जोड़ देते हैं या सप्लाई दे देते हैं। जैसे प्लस माइनस, यानी ये वोल्टेज क्या कर दिया, इसमें सप्लाई दे दिया। और एक आमीटर लगाते हैं, यहाँ पे एक आमीटर लगाते हैं जो क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा। और इसका जो है सो इसे आई के रूप में लिखते हैं। और ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, R1, R2 एंड R3। ठीक है। और अब क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, जो क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करके देता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है। तो सबसे पहले हमने ओम का नियम पढ़ा था, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो एक चीज यहाँ पे हम जानेंगे क्या होता है कि श्रेणी में वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। श्रेणी में वोल्टेज जो होता है हमारा, वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट यानी धारा क्या होता है, समान रहता है। ये नोट पॉइंट में आप लोग इसको लिख लेंगे। यानी श्रेणी में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट का मान जो होता है वह क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे यहाँ अगर करंट I फ्लो हो रहा है तो ये सेम करंट इसमें भी I होगा, इस एलिमेंट में भी I होगा और इस एलिमेंट में भी क्या होगा, I होगा। लेकिन इनका वोल्टेज जो होगा क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लेते हैं इसका वोल्टेज V1 हुआ, इसका वोल्टेज V2 और इसका वोल्टेज V3। ठीक है। तो यहाँ कुल वोल्टेज जो है V हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, V1, V2 एंड V3 में। तो इसको हम एक इक्वेशन बना के लिखेंगे, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ओम के नियम से V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो यहाँ इस V के बदले हम क्या लिखेंगे, IR लिख देंगे। ठीक है। अब ये V1 है। ठीक है। तो यहाँ V1 है और रेजिस्टेंस R1 है और करंट क्या है, I है। तो इसको हम IR के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, I इंटू R1। क्यों, क्योंकि R1 भी इसका क्या है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग है, लेकिन करंट क्या है, तीनों का सेम है।
यहाँ पे नोट में मैंने लिख रखा है करंट क्या होता है, यानी सीरीज में क्या होता है सेम होता है, और वोल्टेज क्या होता है अलग अलग होता है, यानी तीनों एलिमेंट का क्या होगा वोल्टेज डिवाइड होगा। तो यहाँ IR इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू हम लिखेंगे IR2 और V3 इक्वल्स टू लिखेंगे IR3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये I क्या है, I इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो यहाँ हम क्या करते हैं I को कॉमन ले लेते हैं। I को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या रिजल्ट आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखें ये I और ये I क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल्स टू क्या रिजल्ट आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही क्या होता है श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस का जो होता है समूहन इस तरह से होता है। यानी अगर 3 रेजिस्टेंस जो है श्रेणी क्रम में है तो उन तीनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो कुल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा। इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेके मान लेते हैं ये 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है। जैसे R1 मान लिया मैंने 2 ओम है, उसके बाद R2 मान लिया 3 ओम है, और R2 और R3 मैंने मान लिया 4 ओम है। तो यहाँ से अगर हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम तीनों रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमें R इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट का रिजल्ट निकल के आएगा 3 2 5 और 4 9 ओम निकल के आएगा। तो इसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। तो दोस्तों आपने देखा श्रेणी क्रम में अगर हम किसी रेजिस्टेंस को समूहन करते हैं तो कैसे करते हैं और उसका रिजल्ट यानी उसका R इक्विवेलेंट क्या निकल के आता है। आगे हम चर्चा करते हैं समानांतर क्रम जिसे पार्श्व समूहन भी बोलते हैं, इनको कैसे अगर हम संयोजित करेंगे अगर अलग अलग रेजिस्टेंस को तो क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या R इक्विवेलेंट होगा, उन चीज को हम देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं समानांतर क्रम संयोजन के बारे में जिसे पैरेलल कनेक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड नंबर हमारा क्या है समांतर क्रम संयोजन। तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं जो समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है, उसका R इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं फिर समझेंगे। तो ये हमारा हो जाता है समानांतर क्रम समूहन, यानी तीनों एलिमेंट्स का क्या होता है एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होता है तीनों एलिमेंट जो है अलग अलग एलिमेंट्स जैसे R1 R2 और R3 ये क्या है तीनों अलग अलग एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या है कनेक्ट है। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं सप्लाई दे देते हैं। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे मैंने सप्लाई क्या दे दिया V दे दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने एक आमीटर कनेक्ट कर दिया करंट मेजरमेंट करने के लिए। क्या कर दिया एक आमीटर कनेक्ट कर दिया करंट मेजरमेंट करने के लिए। और ये जो इससे I फॉलो होगा, इससे क्या होगा एक I हमारा करंट जो मेन करंट फॉलो होगा, तो वह क्या होगा इन तीनों पार्ट्स में अलग अलग होके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमने श्रेणी में देखा था करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है डिवाइड होता है, लेकिन जस्ट अपोजिट क्या होता है समानांतर क्रम में हमारा करंट सेम होता है लेकिन करंट क्या होता है डिवाइड होता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है तीनों का सेम होता है। यहाँ पे मैं एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देता हूँ वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए। मैंने एक क्या कर दिया यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं ये करंट हमारा I जो है ये तीनों एलिमेंट में अलग अलग फॉलो करेगा। यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे क्या फॉलो करेगा I3 फॉलो करेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज तीनों एलिमेंट के लिए क्या होगा सेम होगा, यानी V होगा। क्या होगा सेम होगा।
तो यहाँ पे हम ओम के नियम से जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। और जब हम इसको फिर से इसमें क्या करेंगे, हम कुछ और एनालिसिस करेंगे या इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा I क्या हो रहा है, 3 एलिमेंट्स में डिवाइड हो रहा है, एक I1, एक I2 और एक I3 में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इस चीज को हम देखते हैं I इक्वल्स टू हमें क्या रिजल्ट आता है, इन चीज को हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, I3 है, इसको I3 आप लोग लिखें, ये क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, ये I2 और ये I1। तो यहाँ पे I इक्वल्स टू क्या रिजल्ट आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो यहाँ I इक्वल्स टू हमारा रिजल्ट क्या आया है, V अपॉन R। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, I1 का मान अलग क्या करेंगे, अलग अलग जो है सो वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में रखेंगे। तो यहाँ वोल्टेज क्या है, तीनों एलिमेंट्स का सेम है V। तो यहाँ I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब यहाँ से क्या करें हम, अगर V को कॉमन ले लें, क्या करें, V को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। और यहाँ से ये V और ये V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आता है, समानांतर क्रम के लिए R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब फिर हम इसको अगर एक एग्जाम, अब हम यहाँ देखते हैं समानांतर क्रम का एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं क्या, जो 3 प्रतिरोध को हम अगर समानांतर क्रम में समूहन करें, यहाँ पे क्या किया मैंने, 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में संयोजन किया और इसको क्या कर दिया, सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं ये है 2 ओम, ये है 4 ओम और ये है 8 ओम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। आप लोग समझ ही चुके हैं जो R इक्विवेलेंट जो होता है समानांतर क्रम में वो कैसे होता है। जैसे क्या होता है कि 1 बाय R का फॉर्मूला निकल के आया था, 1 बाय R इक्वल्स टू क्या निकल के आया था, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये निकालते हैं। चलिए हम इसमें इसका मान रखते हैं। तो 1 बाय R इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इसका एलसीएम आएगा 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी 1 बाय R इक्वल्स टू क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 7 बाय 8, 7 बाय 8। ठीक है, और जब हम यहाँ से R का मान निकालेंगे तो R इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, यानी 7R इक्वल्स टू 8, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से R का रिजल्ट आएगा R इक्वल्स टू 8 बाय 7 ओम। तो ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं समानांतर क्रम के लिए। ठीक है, आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो है सो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, उन चीज को देखेंगे, और विद्युत धारा के ऊष्मीय अवयव क्या है, उन चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का।